everyone, welcome to EduTap and welcome to the Abhyas series of the UPSC, EPFO, APFC and EOAO 2026 exam. Today we'll be starting with the subject accountancy. Accountancy का आज day 3 है. पहले भी 2 वीडियोस आ चुकी हैं. अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस भी आपने जरूर देखनी है बिकॉज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, वरना आप आज से अभी स्टार्ट कर लीजिए और वो 2 वीडियोस आप बाद में देख सकते हैं. ठीक है, तो आज हम कौन सा चैप्टर करेंगे? हम करेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस. रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस भी आपका बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है, मेजर टॉपिक है. इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं जो मैं इंक्लूड भी किए हैं. ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन बेसिकली क्या है कि हमने पता करना होता है कि कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है जो फाइनेंशियल नेचर की है और उसको फिर रिकॉर्ड करना होता है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज द मेजर क्वेश्चन और आज हम उसी चीज को पढ़ेंगे. ठीक है, नाउ बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, बिफोर आई स्टार्ट विद द एमसीक्यूज, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाली हूँ. दैट इज अबाउट आवर मास्टर कोर्स. हमारा एक मास्टर कोर्स है यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, ईओ एओ एग्जाम का. ठीक है, जिसका 48 आवर ट्रायल कोर्स ले सकते हो अब आप. तो देखिए मैं आपको बताती हूँ आप कैसे देख सकते हो. इसका जो लिंक है ना वो बेसिकली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. आप जब उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपकी साइट खुल जाएगी आपके सामने और आप ये देख सकते हो कि 2 डे डेमो मिल रहा है आपको आपके मास्टर कोर्स का. इसका बेसिक मतलब क्या है कि जो भी आपका पूरा मास्टर कोर्स है जिसमें आपके सारे कंसेप्ट नोट्स हैं, करंट अफेयर्स हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट हैं, सारे आपके नोट्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं. ठीक है, वो सब कुछ जो आपके मास्टर कोर्स में है उसका फ्री ट्रायल आपको मिल जाएगा, प्रीव्यू मिल जाएगा बेसिकली आप कह लो. ठीक है, मतलब 2 डेज तक आप उसको वैसे ही असेस कर सकते हो जैसे कि एक बच्चा जो मास्टर कोर्स जिसने पूरा लिया हुआ है वैसे उसको असेस करता हो. ठीक है, लेकिन सिर्फ वो 2 डेज के लिए है. ठीक है, 2 डेज 48 आवर्स के लिए आपको मिलेगा. और वो आप कैसे परचेज कर सकते हो? जस्ट इन ₹1. आप जब इस साइट पे जाओगे तो आपको कुछ नहीं करना है. यहाँ पे आपके साइट पे ही दिख रहा होगा, आपको बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करेंगे एंड यू विल बी एबल टू परचेज दिस. ₹1 इज सच अ नेग्लिजिबल अमाउंट, राइट. आप इसको देखिए और ये 2 डे कोर्स जरूर अवेल करिए बिकॉज आपको इससे बहुत ज्यादा नॉलेज मिल जाएगी कि हमारा मास्टर कोर्स एक्चुअली होगा कैसा. ठीक है, बिल्कुल वैसे ही आप असेस कर पाओगे जैसे एक मास्टर कोर्स ने बच्चे ने जिसने खरीदा हुआ है ना, फुल वैल्यू देके, वैसे ही उसको आप असेस कर पाओगे. सब कुछ आपको मिल जाएगा इसमें, जो डिस्कशन फोरम्स, ईमेल्स, कैसे जो सपोर्ट टिकट्स हैं जो एक मास्टर कोर्स वाले बच्चे को मिलती हैं, स्ट्रैटेजी कॉल्स, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड फॉर दोज 2 डेज. ठीक है, 2 डेज के लिए मिल जाएगा. इवन द कोर्स कंटेंट अगर आप देख रहे हो यहाँ पे तो वो भी सारे सब्जेक्ट जो भी आपके यूपीएससी के सिलेबस में कवर्ड हैं वो सारे आपको मिलेंगे इसमें. ठीक है, सो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली बाय दिस कोर्स बिकॉज बहुत ही अच्छी डील है. ₹1 में देयर इज नथिंग एंड यू कैन परचेज इट फॉर 2 डेज. ठीक है, उसके बाद ऑफ कोर्स अगर आपको लगेगा कि है ना कि ये कोर्स बहुत आपके लिए सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है और बहुत हेल्प भी कर सकता है आपको, देन ऑफ कोर्स यू कैन परचेज द मास्टर कोर्स एज वेल. ठीक है, तो चलिए अब आप स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यूज से. ठीक है, फुल स्क्रीन कर लेते हैं यहाँ पे और फिर अपना फर्स्ट एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं. दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन इज. व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? देखिए आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं. अब अगर आपको पता है कि इसका सही आंसर क्या है, वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं पता है तो वी विल डिस्कस दिस. देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी क्या है. देखो पूरा जो आपका अकाउंट्स है ना, पूरा जो आपका अकाउंट्स है वो इस अकाउंटिंग इक्वेशन पे टिका हुआ है आप कह लो. ठीक है, दैट इज एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. अब इसको रोट लर्निंग करने की कोई जरूरत नहीं है. इसका आसान सा मतलब समझो. आसान सा मतलब ये है कि अकाउंट्स कहता है कि जितने भी एसेट्स हैं ना आपके पास, जितने भी आपके पास एसेट्स हैं वो या तो आपने लोन पे ले रखे हैं, दैट इज योर लाइबिलिटी. ठीक है, या तो आपने लोन पे ले रखे हैं या फिर ओनर ने अपना पैसा इन्वेस्ट करके आपको वो एसेट बिजनेस में लेके आया है. ठीक है, सो लाइबिलिटी इज एनी काइंड ऑफ योर लोन, योर क्रेडिटर्स. ठीक है, और आपका जो कैपिटल है बेसिकली द अमाउंट व्हिच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर. सो जितने भी आपके एसेट्स हैं या तो लाइबिलिटी पे हैं या फिर कैपिटल के थ्रू है. ठीक है, सो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. सो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए. आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर. अब देखो एग्जाम में कुछ you can hold the ear from the other side also. Sometimes the question can come, the option can be like what is capital? Capital is
बेसिकली एसेट माइनस लाइबिलिटी, ऐसा भी आ सकता है। तो क्या ये अकाउंटिंग इक्वेशन सही नहीं है? ये भी आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल सही होगी। सो आपको रियल जो है आपकी एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल याद करनी है, और आपको पता होना चाहिए हाउ टू होल्ड द ईयर फ्रॉम द अदर साइड एज वेल, ठीक है, कि अकाउंटिंग इक्वेशन को इधर उधर भी हम ट्विस्ट एंड टर्न कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज जस्ट द एक्सप्लेनेशन गिवन, आप इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, question number 2 is the ledger folio column of the journal is used to what? ledger folio column। अब इसको समझाती हूँ। सबसे पहले देखो, आपकी जो जर्नल बुक होती है ना, जर्नल दैट इज योर बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। व्हाट इज दैट? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसका बेसिक मतलब क्या होता है कि जब भी हमें समझ में आता है कि ओके दिस entry, this transaction has to be recorded, it has to be first recorded in your journal book, ठीक है। अब इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं? आपके पास ना एक जर्नल बुक होती है जिसका पर्टिकुलर्स आप बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले डेट, ठीक है, फिर आप लिखते हैं पर्टिकुलर्स कि एक्चुअली ट्रांजैक्शन है क्या आपकी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आता है आपका लेजर फोलियो कॉलम, ठीक है, लेजर फोलियो। एंड देन हियर वी राइट कि अच्छा डेबिट ट्रांजैक्शन में डेबिट अमाउंट कितनी आएगी और आपकी क्रेडिट अमाउंट कितनी आएगी। सो दिस इज हाउ यू मेक योर जर्नल का फॉर्मेट है। तो यहाँ पे आपका लेजर फोलियो है, वो यही पूछ रहे हैं कि लेजर फोलियो कॉलम क्या रिप्रेजेंट करता है। तो देखो यहाँ पे आपने ना कुछ पर्टिकुलर्स लिखे। लेटर सपोज आपने लिखा देयर आर टू अकाउंट्स दैट आर बीन affected, let us say sales to Ram, let us say sales to Ram। अब sales to Ram में बेसिकली यहाँ पे हम लिखते हैं लेजर फोलियो, लेटर से मैंने लिखा 26। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो पर्टिकुलरली ट्रांजैक्शन है, ये मैं कहाँ पे पोस्ट करूंगी? कहाँ पे पोस्ट करूंगी? अपने लेजर में। आफ्टर द जर्नल बुक मैं लेजर में पोस्ट करती हूँ। तो लेजर में कौन से पेज नंबर पे ये ट्रांजैक्शन मैंने अपलोड करी है, ठीक है, मतलब उसको रिकॉर्ड किया है, दैट इज पेज नंबर 26। सो बेसिकली ये क्या बताता है? इट रिकॉर्ड्स द पेज नंबर ऑफ द लेजर अकाउंट, रिकॉर्ड्स द पेज नंबर ऑफ द लेजर अकाउंट, राइट। और भी ट्रांजैक्शंस पढ़ लेते हैं। रिकॉर्ड द डेट ऑन विच द अमाउंट इज पोस्टेड, नो डेट नहीं लिखी जाती है। रिकॉर्ड द नेम ऑफ द लेजर अकाउंट, ये भी नहीं, जो नेम है लेजर अकाउंट्स का वो तो इस पर्टिकुलर्स में ही आ जाता है, आप कह लो। एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ अमाउंट्स पोस्टेड, ये भी बिल्कुल गलत है, हम अमाउंट भी पोस्ट नहीं करते हैं। लेजर फोलियो मींस लेजर में ये कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, दैट इज द पेज नंबर ऑफ द लेजर अकाउंट। सो ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी, राइट। सो दिस इज अगेन योर एक्सप्लेनेशन। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी which one of the following is the first book in which the transaction of a business unit are recorded? देखो अभी अभी हमने किया है, कौन सी बुक है वो? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज योर जर्नल। जर्नल में सबसे पहले आप रिकॉर्ड करते हो अपनी ट्रांजैक्शन को। एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन योर यूपीएससी ईपीएफओ 2021, सच अ इजी क्वेश्चन, ठीक है। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ओके दिस ट्रांजैक्शन हैज टू बी रिकॉर्डेड एंड दिस इज ऑफ फाइनेंशियल नेचर, तो कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे? इन द जर्नल बुक। सो ऑप्शन डी दैट इज योर जर्नल बुक में इसको रिकॉर्ड करते हैं। अब इसको और भी पढ़ते हैं कि जर्नल बुक के बाद हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? लेजर में। सबसे पहले जर्नल में किया, फिर हम करते हैं लेजर में उसको पोस्ट। अब देखिए लेजर में ना बहुत सारे अकाउंट्स बनते हैं आपके, बहुत सारे, आपके सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, आपका सेल्स रिटर्न अकाउंट, एवरीथिंग इज मेड लेजर में। छोटे छोटे सारे अकाउंट्स आपके बनते हैं, ठीक है। अब लेजर में जब आप पोस्ट करते हो, ठीक है, तो लेजर की एक और बुक है, आप कह लो कि सब्सिडरी बुक है, या फिर इसको कहते हैं स्पेशल बुक्स, दैट इज योर कैश बुक। तो आप ये कह लो कि कैश बुक और लेजर दोनों ही सेकंड नंबर पे हम रैंक कर लेते हैं कि कैश बुक भी एक तरह का लेजर ही है, एक लेजर अकाउंट ही है, ठीक है। एंड द फोर्थ वन दैट इज आफ्टर यू हैव डन इट इन द लेजर, ठीक है, जर्नल के बाद लेजर में पोस्ट करते हो, उसके बाद ना आप क्या करते हो? आप ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करते हो उसको, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में बेसिकली चेक करते हो कि कोई एरर तो नहीं है। उसके बाद आप सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसको रिकॉर्ड करोगे ट्रांजैक्शंस को। और ये कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं आपकी? एक होती है आपकी इनकम स्टेटमेंट, एक होती है आपकी बैलेंस शीट, और एक होती है आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। सो बेसिकली आप कह लो कि ये ट्रायल बैलेंस इसमें नहीं दिए रखा ऑप्शन, बट देन योर बैलेंस शीट। तो दिस इज बेसिकली यू कैन से फोर्थ स्टेप, ठीक है, फोर्थ स्टेप। सो पहली बुक कौन सी है? जर्नल। और मोस्टली फर्स्ट बुक के बारे में ही पूछते हैं, ऐसे कोई लास्ट बुक के बारे में नहीं पूछता। देयर इज नथिंग एज सच एज लास्ट बुक, बट यस फर्स्ट बुक आपको पता होनी चाहिए, दैट इज योर जर्नल।
और ये भी पता होना चाहिए कि जर्नल के बाद कहाँ पोस्ट करते हैं, दैट इज योर लेजर, एंड देन लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, एंड देन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। चलिए मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम विल अफेक्ट व्हाट। अब मैंने परचेजेस करी हैं लेकिन क्रेडिट पे करी है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि पैसे मैंने अभी नहीं दिए, मेरा बिजनेस है लेट अस से XYZ लिमिटेड, ठीक है, और मैंने परचेज करा है फ्रॉम राम, ठीक है, परचेज किया, लेकिन मैंने राम को कहा कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको 3 मंथ्स बाद दूंगी, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि मैंने क्या किया है, क्रेडिट परचेज किया है। तो इसकी ट्रांजैक्शन क्या होगी, या फिर हम अभी बात करते हैं कि कौन से 2 अकाउंट्स हैं जो इफेक्ट होंगे, ठीक है। हमें पता है कि हमारा डुअल एस्पेक्ट का प्रिंसिपल होता है कि एटलीस्ट 2 अकाउंट्स विल बी इंपैक्टेड। सो विच 2 अकाउंट्स विल बी इंपैक्टेड? देखिए, एक तो आपने परचेज करा है, तो परचेजेस क्या है, आपके एक्सपेंसेस हैं, तो एक तो परचेज अकाउंट आपका डेफिनेटली इंपैक्ट होगा ही होगा, ठीक है, परचेज अकाउंट। और सेकंड अकाउंट कौन सा इंपैक्ट होगा? देखो, आप कैश पे तो नहीं कर रहे हो, तो कैश तो बिजनेस से अभी नहीं जा रहा, लेकिन आपका क्या फॉर्म हो रहा है, क्रेडिटर फॉर्म हो रहा है। राम क्या बन जाएगा, आपका क्रेडिटर बन जाएगा, राइट। सो क्रेडिटर अकाउंट भी आपका इंपैक्ट होगा। अब क्योंकि क्रेडिटर का नाम है हमारे पास, तो हम कहेंगे कि राम अकाउंट हम खोल लेंगे और ये अकाउंट आपका इंपैक्ट होगा। तो परचेजेस अकाउंट और राम अकाउंट आपका इंपैक्ट होगा। सो आंसर शुड बी ऑप्शन सी, ठीक है। तो आपको पता लग गया कैश अकाउंट तो इंपैक्ट हो ही नहीं रहा, अभी तो कैश नहीं जा रहा, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। सेल्स तो हो ही नहीं रही है, तो ये भी अकाउंट आपका नहीं होगा। देन ऑप्शन डी देखिए, गुड्स अकाउंट एंड राम्स अकाउंट। अब इसमें थोड़ा से कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कुछ बच्चों को। देखिए, जब भी गुड्स की बात करें कि हमने परचेज किया है गुड्स, तो ये ना एक्सपेंस होता है बिजनेस का। हम गुड्स अकाउंट को डेबिट नहीं करते हैं, या फिर हम गुड्स अकाउंट को इम्पैक्ट नहीं करते हैं। हम कौन से अकाउंट को इम्पैक्ट करते हैं? परचेजेस को या सेल्स को। जब भी हम गुड्स बेच रहे हैं या फिर हम खरीद रहे हैं, तो हम गुड्स नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, या तो परचेज या फिर सेल। सो इसमें भी परचेज अकाउंट इंपैक्ट होगा, नॉट योर ऑप्शन डी। सो आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है, परचेजेस एंड राम्स अकाउंट, ठीक है। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 5, wages paid for installation of machinery is debited to which one of the following accounts? And this question was also asked in your UPSC EPFO 2021 exam, ठीक है, वेरी वेरी मेजर अगेन। तो देखो, अब इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। एक तो वेजेस अकाउंट, कि वेजेस पे किए थे तो क्या वेजेस अकाउंट इंपैक्ट होगा, मशीनरी अकाउंट, इंस्टॉलेशन अकाउंट, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बहुत ही नियर आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, तो कंफ्यूजन हो सकती है बच्चों को। देखिए वेजेस अकाउंट आप में इंपैक्ट होंगे कि नहीं होंगे, सबसे पहले इसको समझते हैं। आपको याद है कॉस्ट प्रिंसिपल किया था हमने, हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल में कॉस्ट प्रिंसिपल किया था। उसमें हमने क्या किया था कि कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है। कॉस्ट जब हम निकालते हैं अपने किसी भी एसेट की, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ठीक है, कोई भी इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, ठीक है, कोई भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, वो सब आप इसमें इंक्लूड करते हो अपने कॉस्ट ऑफ द एसेट में, है ना। कि जब आपने नया कोई एसेट परचेज किया और अगर आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देने पड़े, कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस देने पड़े, तो वो भी आप इंक्लूड करते हो इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट ओनली, ठीक है। तो मतलब अगर मैं इंस्टॉलेशन चार्जेस दे रही हूँ, तो क्या मैं उसको कॉस्ट ऑफ द एसेट में इंक्लूड नहीं करूंगी? ऑफ कोर्स करूंगी। सो बेसिकली ये जो इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, लेट अस सपोज मैंने 1000 रुपीज इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए और मेरा जो पूरा कॉस्ट ऑफ द एसेट था, जो परचेज प्राइस था, आप कह लो परचेज प्राइस, ठीक है, वो कितना था मेरा, लेट अस से 10,000 रुपीज का, ठीक है, जिसपे 1000 मैंने इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए। तो मैं कहूंगी कि मेरा जो कॉस्ट ऑफ द एसेट है ना, वो कितना है 10,000 प्लस 1000, दैट इज माई 11,000 मेरा टोटल कॉस्ट है। तो मेरे को जब उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना है, तो मैं इंस्टॉलेशन अलग से नहीं लिखूंगी, मैं क्या करूंगी, उसको लिखूंगी मशीनरी अकाउंट में ही, बिकॉज मशीनरी अकाउंट है जो मैंने परचेज किया है अपनी मशीनरी, राइट। तो मशीनरी अकाउंट मेरा एसेट है जो कि इम्पैक्ट होगा सबसे पहले, और मशीनरी अकाउंट में ही इसकी कॉस्ट जाएगी। सो मशीनरी अकाउंट विल बी इम्पैक्टेड, और यू कैन से डेबिटेड इन दिस केस, ठीक है। बिकॉज आपको पता होना चाहिए, आपको वो रूल्स पता है कि, है ना, अगर एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है, एसेट आपका कोई इंक्रीज हो रहा है, तो वो क्या होगा, डेबिट होता है, राइट, डेबिट होता है। और अगर एसेट डिक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट हो रहा है। तो इस केस में क्या आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? ऑफ कोर्स मशीनरी आप परचेज कर रहे हो तो इंक्रीज हो रहा है, तो ऑफ कोर्स वो डेबिट होगा। सो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? आपका मशीनरी अकाउंट। करेक्ट। चलिए, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, बाकी सारे ऑप्शन आपके सही नहीं है। चलो, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6।
Okay, rent paid in advance is recorded as. Now very important question again, ऐसे कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं. मैंने कुछ रेंट पे किया, ठीक है, रेंट पे जब मैं कर रही हूँ तो मेरे को मैं कहूंगी कि ये मेरा एक्सपेंस है, तो क्या मैं इसको एज एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दूं? लेकिन ये भी तो ध्यान में रखना कि ये एक प्रीपेड एक्सपेंस है, कि क्या है, ये प्रीपेड रेंट है. तो जब मेरा प्रीपेड रेंट होता है कि रेंट मैंने पहले ही पे कर दिया, उसका जो बेनिफिट है मैं वो बाद में उठाऊंगी. ठीक है, रेंट फॉर एग्जाम्पल आपका 10,000 है पर मंथ आपका 10,000 रेंट है. आपने क्या बोला कि मैं आपको 12 मंथ्स का रेंट इकट्ठे पे कर देता हूँ, दैट इज 1,20,000. इतना ही बना, 1,20,000 आपको मैं इकट्ठा पे कर देता हूँ. देखिए, अब अगर आप पहले ही प्रीपे कर रहे हैं 12 मंथ्स का रेंट, तो इसका मतलब बेनिफिट जो है आप इसका हर महीने उठाओगे और रेंट पहले ही पे कर दिया. सो दैट इज बेसिकली योर एसेट. ओके, दैट इज बेसिकली योर एसेट एंड नॉट योर एक्सपेंस. ठीक है, तो इसको आप एज एसेट ट्रीट करेंगे. आप कैसे रिकॉर्ड करोगे इसको? एज एन एसेट इन योर बिजनेस ट्रांजैक्शन, इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ठीक है जी, तो ये आपका बेसिकली बैलेंस शीट का पार्ट बनता है. आपको पता है कि बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज आते हैं, तो प्रीपेड रेंट आपका बैलेंस शीट का पार्ट बनता है. इनकम स्टेटमेंट में भी आता है ऑफ कोर्स, क्योंकि आपने रेंट पे किया है, बट मेजरली आपका एसेट रहता है ये. ठीक है, सो आंसर शुड बी ऑप्शन बी. लायबिलिटी तो पक्का ही नहीं है, क्योंकि आपने रेंट पे कर दिया है ऑलरेडी. ऑफ कोर्स आपके कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है सर पे, तो लायबिलिटी तो पक्का ही नहीं है. इनकम भी पक्का ही नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपने रेंट पे किया है, आपको रिसीव थोड़ी हुआ है, तो इनकम भी नहीं है. राइट, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर रमेश, कैश हैज बीन रिसीव्ड, सो विच अकाउंट इज डेबिटेड. अब देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे ना कि कौन सा अकाउंट डेबिट है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, सबसे पहले आपने ये देखना है कि कौन से दो अकाउंट्स जो हैं वो इम्पैक्ट होंगे. ठीक है, हमने कैश रिसीव किया है फ्रॉम डेटर रमेश, तो इसके लिए आपको रूल्स पता होने चाहिए. सबसे पहले क्या रूल्स हैं हमारे? सबसे पहले तो एसेट के बारे में जो हमने बात की थी, एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा. सिमिलरली अगर मैं एक्सपेंस की बात करूं, एक्सपेंस अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा. आपका जो एसेट और एक्सपेंस है वो साथ साथ चलते हैं. और अगर मैं बात करूं आपकी लायबिलिटी की, है ना, कोई भी रेवेन्यू की, ठीक है, या फिर मैं बात करूं कैपिटल की, इन तीनों का जो रूल है वो सेम तरह से चलता है कि अगर ये सब चीजें इंक्रीज हो रही हैं तो क्रेडिट होंगी और डिक्रीज हो रही हैं तो डेबिट होंगी. ठीक है, अब इस केस में देखते हैं, ये तो मेजर रूल्स हो गए आपके. इस केस में देखते हैं कौन से दो अकाउंट सबसे पहले इंपैक्ट हो रहे हैं. एक हो रहा है आपका कैश. कैश क्योंकि आप रिसीव कर रहे हो, कैश इज बेसिकली व्हाट, इट इज योर एसेट, इट इज योर एसेट. और दूसरा अकाउंट कौन सा आपका इंपैक्ट हो रहा है? देखिए, आपको कहां से पैसा आया? आपको फ्रॉम योर डेटर रमेश. सो आपका रमेश अकाउंट जो है वो भी इंपैक्ट हो रहा है. अब इसमें से हमने देखना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है. देखिए, अब डेटर भी आपका बेसिकली, रमेश भी आपका यहीं पे एसेट अकाउंट ही है ना, क्योंकि ये आपका डेटर है. और कैश भी आपका एसेट अकाउंट ही है. अब एसेट तो बिजनेस में आ रहा है ना, ये वाला जो कैश है ये तो बिजनेस में आ रहा है, तो इसका मतलब ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या होगा? आपका डेबिट. और अगर मैं रमेश की बात करूं, ये भी आपका एसेट है, लेकिन क्योंकि ये एसेट रिड्यूस हो गया, डेटर पे कर दिया, डेटर ने पे कर दिया है, तो ये एसेट जो है रिड्यूस हो रहा है, तो हेंस ये आपका क्रेडिट होगा. राइट, सो इस केस में मुझे सिर्फ डेबिटेड चाहिए था कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो वो कैश अकाउंट होगा. राइट, सिर्फ ये दो अकाउंट ही इंपैक्ट हो रहे हैं, बाकी दो अकाउंट तो आ ही नहीं रहे, तो इसको हमने देखना ही नहीं है. ठीक है, तो आंसर इज बी, कैश अकाउंट. राइट, चलो लेट अस मूव फॉरवर्ड विद द क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8, इसको ध्यान से पढ़ेंगे. ओनर ने विड्रॉ करे, ओनर विड्रू कैश 10,000 फॉर पर्सनल यूज. अब ओनर ने कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है. जब ओनर पैसा इन्वेस्ट करता है, ठीक है, ओनर इन्वेस्ट करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल. ठीक है, जब वो पैसे विड्रॉ करता है, ओके, जब उसने पैसे विड्रॉ कर लिए फ्रॉम द बिजनेस फंड, तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ड्रॉइंग्स. राइट, देखिए, अब यहां पे क्या हो रहा है? ओनर ने पैसे विड्रॉ करे हैं, कितने? 10,000 रुपीज. ठीक है, अब जब उसने ड्रॉइंग्स करी तो कैसे, कौन सा अकाउंट इंपैक्ट होगा, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? सबसे पहले देखो कौन से दो अकाउंट्स आपके इंपैक्ट हो रहे हैं. एक तो ड्रॉइंग्स हो रहा है, ड्रॉइंग्स हो रहा है, और दूसरा कौन सा हो रहा है? कैश, क्योंकि कैश विड्रॉ कर रहा है. ठीक है, सबसे पहले अगेन उस रूल बुक पे जाओ अपनी कि एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है, कैश क्या आपका एसेट है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है. सबसे पहले कैश अकाउंट की बात करूं तो इसमें मैं विड्रॉ कर रही हूँ, कैश बिजनेस से निकाल रही हूँ, तो एसेट आपका ये वाला डिक्रीज हो रहा है.
तो क्या होगा, ये तो क्रेडिट होगा, राइट, तो ये क्रेडिट होगा। सो कौन सी ऑप्शंस में कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है एक तो टू कैश एंड टू कैश, तो मतलब ये ही 2-3 ऑप्शंस में से होगा, पहला तो नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट देखो का दूसरा अकाउंट कौन सा इंपैक्ट होगा, आपका ड्रॉइंग्स अकाउंट इंपैक्ट होगा, राइट। ड्रॉइंग्स अकाउंट जो है आपका, देखिए वो इसमें बेसिकली क्या है, कैपिटल जो है वो रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि कैपिटल हम विड्रॉ करें, कैपिटल जब रिड्यूस होता है ना तो उसको नाम देते हैं ड्रॉइंग्स का। जब मैं बात कर रही हूँ कि कैपिटल रिड्यूस हुआ तो उसको मैं डेबिट करती हूँ। कैपिटल जब रिड्यूस होता है तो डेबिट करती हूँ, इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, और डिक्रीज कर रही हूँ तो डेबिट होता है, राइट। डिक्रीज कर रही हूँ मैं इस केस में, तो जब कैपिटल डिक्रीज होता है तो उसको नाम देते हैं ड्रॉइंग्स का, तो इसका मतलब यहाँ पे ये अकाउंट आपका डेबिट होगा, राइट, ये अकाउंट आपका डेबिट होगा। सो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन बी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। अब देखिए अगर आपको ड्रॉइंग्स अकाउंट का नहीं भी, फॉर एग्जाम्पल वैसे तो बहुत ईजी है, पर अगर फिर भी नहीं आ रहा तो ऑफकोर्स कैश अकाउंट से ही आप इसको जज कर सकते हो। कैश अकाउंट आपका यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है और वो क्रेडिट होगा, तो वो इसी ऑप्शन में है, और दूसरा अकाउंट हमें पता है कि वो ड्रॉइंग्स अकाउंट इंपैक्ट हो रहा है, तो ऑप्शन आपका बी आएगा, राइट। चलिए लेट अस मूव फॉरवर्ड। अगेन ये आपकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, यू कैन जस्ट रीड इट आउट। देन क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ ₹8,000 एट द ईयर एंड, इसकी ट्रांजैक्शन क्या होगी, इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी। देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी है सबसे पहले, तो ये आपकी क्या है, ये लाइबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है, सैलरी जो है वो पे करनी थी पर आपने अभी पे नहीं करी, सो दिस इज आउटस्टैंडिंग सैलरी इज बेसिकली योर लाइबिलिटी अकाउंट। लाइबिलिटी अकाउंट की रूल क्या है, लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो वो क्रेडिट होती है, डिक्रीज होती है तो वो डेबिट होती है, तो ये तो हमें सबसे पहले याद करना है। दूसरी चीज कि कौन से 2 अकाउंट्स आपके इंपैक्ट हो रहे हैं, देखिए एक तो आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, यही सबसे पहले इंपैक्ट हो रहा है, और दूसरा आपका सैलरी अकाउंट भी इंपैक्ट होगा। व्हाई, बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ एन एक्सपेंस दैट यू हैव टू गिव। सो इस केस में जो सैलरी है वो आपका एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस मैं कहूंगी कि इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, सैलरी पे करनी है, so yes, when expenses increase that is debited, so in this case salary account will be debited, और outstanding salary जो आपकी liability है इस केस में ये भी तो इंक्रीज ही हो रही है, लाइबिलिटी पे करनी है अभी, तो ये आपका क्रेडिट होगा, तो ये आपकी ट्रांजैक्शन क्रेडिट हो जाएगी। सो सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी शुड बी योर करेक्ट चॉइस। तो देखिए कौन से उसमें आ रहा है, ये सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। ये आपका नहीं होगा, राइट, ये हमें समझ में आ गया बिकॉज ऑफ द रूल्स। सेकंड देखो ये जो सी ऑप्शन है, कैश टू सैलरी, देखो कैश तो इंपैक्ट ही नहीं हो रहा, कैश कहाँ इंपैक्ट हो रहा है, अभी तो मैंने सैलरी पे ही नहीं करी, सो हेंस कैश तो इंपैक्ट होगा ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया, और यहाँ पे भी कैश है तो ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लेकिन इंपॉर्टेंट है। पेड क्रेडिटर राम 9800 in full settlement of ₹10,000, ठीक है, we have to pay the creditor, राम, ठीक है, क्रेडिटर होता है हमारा जिसको हमने पैसे पे करने हैं, उसको हमने पे कर दिए, कितने पे करे 9800, पे करने कितने थे 10,000, इसका मतलब उसने मुझे क्या दिया, उसने मुझे डिस्काउंट दे दिया। सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव रिसीव्ड डिस्काउंट रिसीव्ड हाउ मच, 200 रुपीज, राइट, 200 रुपीज इज द डिस्काउंट रिसीव्ड, राइट। अब मैंने कितना पे करना था 10,000, तो देखिए सबसे पहले कौन से 3 अकाउंट्स है जो यहाँ पे इंपैक्ट हो रहा है, एक तो डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है, राइट, और एक क्योंकि मैंने क्रेडिटर को पे किया है तो मैंने कैश में पे किया, राइट, तो कैश भी इसका जो है वो इंपैक्ट होगा। और कौन सा अकाउंट है जो आपका इंपैक्ट होगा, और आपका होगा देखिए कौन सा, क्रेडिटर जो आपका राम है, राम अकाउंट भी तो आपका इंपैक्ट होगा क्योंकि इसको आपने पे कर दिया। अब देखिए कैश, इस केस में कैश जो है वो जा रहा है बिजनेस से क्योंकि हमने पे किया, कैश जो है वो रिड्यूस हो रहा है, जब कैश रिड्यूस होता है तो उसका रूल क्या है, कैश रिड्यूस होगा, एसेट रिड्यूस हो रहा है, दैट इज इट शुड बी क्रेडिटेड। अब राम क्या है, राम आपकी लाइबिलिटी थी, बेसिकली लाइबिलिटी थी, अब इसको भी मैंने पे कर दिया, अब लाइबिलिटी जब मैंने पे कर दी तो मतलब लाइबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो गई, जब लाइबिलिटी रिड्यूस होती है तो इसको हम क्या करते हैं, डेबिट, वेरी गुड। और क्योंकि डिस्काउंट मैंने रिसीव किया, डिस्काउंट रिसीव किया है कितना 200 रुपीज का, सो ये क्या हो गया, बेसिकली एक इनकम जैसा हो गया मेरे लिए, तो इनकम जो है वो मेरी इंक्रीज हो गई 200 रुपीज से।
तो इनकम जब इंक्रीज होती है तो वो भी हमारी क्रेडिट होती है। तो क्या ट्रांजैक्शन आपकी बननी चाहिए, देखिए क्या चीज डेबिट हुई, सबसे पहले राम अकाउंट शुड बी डेबिटेड, देन टू व्हाट, टू योर कैश अकाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है पहले, और दूसरा टू डिस्काउंट रिसीप्ट, राइट। सो ये आपकी ट्रांजैक्शन बननी चाहिए। अब आगे क्या आपकी कितनी कितनी वैल्यू आनी चाहिए, कैश कितना आपने दिया है एक्चुअली 9800 का, राइट, डिस्काउंट कितना रिसीव किया 200 का, राइट, और राम अकाउंट की लाइबिलिटी एक्चुअली थी कितनी 10,000 की, जो पूरी खत्म हो गई, सो 10,000 यहाँ पे आपका डेबिट हो जाएगा। सो व्हाट इज द करेक्ट एंट्री, इफ यू सी what is the correct entry, the option A seems to be the correct one, ram to cash to discount received with the same values as we have just discussed, है ना। तो ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब देखिए कैश इन्होंने डेबिट कर दिया है, पर कैश डेबिट हो ही नहीं सकता, कैश हम रिसीव थोड़ी कर रहे हैं, एसेट भर थोड़ी रहा है, तो ऑप्शन बी भी बिल्कुल गलत है। राम अकाउंट इन्होंने डेबिट किया, दैट इज करेक्ट, बट कैश को इन्होंने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, ये भी करेक्ट है, लेकिन डिस्काउंट रिसीव कहाँ गया, तो ऑप्शन सी में आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन आपको याद रखना है ये जो 200 रुपीज हमें हमारे को एक इनकम की तरह मिले हैं, तो ये भी तो आएगा ना, तो ये भी बिल्कुल गलत है। देन कैश टू राम, कैश फिर से हमने रिसीव तो किया ही नहीं, ऑफ कोर्स कैश नहीं बढ़ रहा, तो ये भी गलत हो गई। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट एक होमवर्क क्वेश्चन भी जरूर मिलेगा आपको, एक होमवर्क क्वेश्चन है जो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹15,000। देखो वैसे तो बहुत इजी है, पर इसका एक छोटा सा हिंट दे देती हूँ मैं आपको, सेल हो रही है पर सेल्स अकाउंट जो है आपका इंपैक्ट नहीं होगा, ये मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, ठीक है। सेल्स अकाउंट इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि देखो सेल और परचेज सिर्फ तभी इंपैक्ट होते हैं जब आपके गुड्स आप बेच रहे होते हो या फिर आप परचेज कर रहे होते हो, ठीक है। जब फर्नीचर परचेज कर रहे हो तो वो आपका एसेट है, ये ध्यान में रखेंगे, तो सेल्स अकाउंट आपका इंपैक्ट नहीं होगा, ठीक है। फिर आप देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए और राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एक छोटा सा हिंट मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर 10 MCQs। अगर आपको कोई डाउट है तो जरूर आप नीचे लिखिए कि क्या आपको डाउट है, हम जरूर उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और सेकेंडली अगर आप हमारा अब कोर्स लेना चाहते हैं, जो मास्टर कोर्स है वो लेना चाहते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस वेबसाइट पे जाना है, दैट इज www.edutap.co.in। मैं आपको अभी बताती भी हूँ कि हम कैसे जाएंगे इस पे, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे edutap.in, ठीक है, edutap.in लिखेंगे एंड यू विल गेट टू दिस वेबसाइट, ठीक है, जहां पे आप यूपीएससी ईपीएफओ को सिलेक्ट कर लेंगे और इसमें आपको हमारा मास्टर कोर्स बाय करने के लिए आ जाएगा, और मास्टर कोर्स 2026-2027, जिसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा, आपके कंसेप्ट क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, ठीक है, और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये आपका सबसे बेस्ट है जो मास्टर कोर्स आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको कुछ स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स लेने हैं तो यहाँ पे भी आप ले सकते हैं, आप इसमें पढ़ सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट इसमें कवर रहेंगे, ठीक है। और फिर आप इसमें भी देख सकते हैं इसके थोड़े से चार्जेस कम हैं, तो ये भी आप अगर देख सकते हैं कि अगर आपको इन्हीं सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना है तो आप ये वाला भी ले सकते हैं, ठीक है। और एक 2 डे डेमो कोर्स है जिसके बारे में आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, है ना, तो वो भी आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं, राइट। So with this, let us end the class, and if you have any doubts, please let me know. And अगर आपको ये हमारा सेशन पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में भी ये भी जरूर लिखिएगा कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा, और लाइक भी करिए, शेयर भी करिए विद योर एस्पिरेंट्स जो आपको लगता है कि जो तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम की, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, आई विल वेट फॉर द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, राइट। जो कमेंट आपने जरूर देना है कि इसका सही आंसर, जो आपका लास्ट होमवर्क क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या है, ठीक है। सो विद दिस वी विल एंड द क्लास। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।